अस्सलामुअलैकुम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? निम्रा, यावर, ओके, थैंक यू। अभी चूंकि क्लास में दो तीन लोग ही, आप दो लोग ही हो। अगर तो कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, जो अभी हमने पीछे एनुटी और प्रेजेंट वैल्यू और डेफर्ड एनुटी का जो पढ़ा था, अगर तो उसमें से कोई पूछना है तो आप वो पहले आप डिस्कस कर ले मुझसे, अदरवाइज फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने कोई क्यूरी करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, चले, इसका मतलब है कि या तो आपने पढ़ा नहीं है या आपको सारा कुछ आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बात की थी कि हम कोई भी जो फर्म है या कोई भी आम शख्स भी जब डिसीजन करने लगता है तो कहता है यार मैं जो पैसे हैं मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करने लगा हूं, तो मुझे इसमें से प्रॉफिट क्या होगा। सोचता जरूर है बिफोर टाइम। अगर उसको फायदा ज्यादा नजर आ रहा है तो वो एफर्ट या काम या वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, अदरवाइज कहता नहीं यार इसमें तो नुकसान ही नुकसान है, तो ये रहने देते हैं। फर्ज करें मैं अगर आपको ये कहूं कि ये एक आप एक इंस्ट्रूमेंट है, आप इसे खरीद लें, 100 रुपए का आ रहा है और 1 माह के बाद ये 100 रुपए का बिक जाएगा आपसे। तो 100 रुपया जो आपने खरीदने के लिए खर्च किया है वो आपके एक्सपेंस हैं, और जो 100 रुपए का बेचा है वो आपकी इनकम है। आप कहेंगे इसका मतलब है 1 महीने, मैं आपको ये भी साथ कह रहा हूं कि देखिए जी 1 महीने में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। 100 रुपए का खरीदा था, 100 रुपए का बेच के नुकसान तो नहीं है, तो नुकसान है वो इसलिए कि 100 रुपया जिसका आपने खरीदा हुआ वो तो आज खर्च किया आपने, और इनकम जो आपको मिली है वो 100 रुपए की, वो तो 1 माह के बाद मिली है। आप जरा सोचें कि 100 रुपया बढ़ा ही नहीं है, रखे हैं 100 रुपए को बैंक में, उसी 100 को, तो क्या वो 1 महीने के बाद 100 ही रहेगा? तो 100 तो नहीं रहेगा। अगर आप कंपाउंडिंग की बात करें और मंथली करें तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ना, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना बढ़े। तो फिर ये कहना गलत है कि आज 100 रुपया खर्च करें, महीने के बाद 100 रुपया अर्न कर लें, तो देखे जी आप बराबरों में जान छूट गई। तो ऐसा नहीं है। हम कहते हैं हाँ कंपेयर करना है, तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो जो फ्यूचर का 100 है उसको भी जरा अभी लेकर आओ ना प्रेजेंट पे। खर्चा अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो इनकम जो फ्यूचर में मिल रही है वो तो आप वैसे भी बैंक में रखेंगे तो बढ़ जाएगा, उसको भी प्रेजेंट पे ले आओ, उसको भी स्टार्ट में ले आओ, वहां रख के दोनों का कंपैरिजन करो, फिर समझ आएगी कि क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है ऐसा करने से या नुकसान। और ऑब्वियसली नुकसान ही नुकसान। अगर 100 रुपया आप खर्च हो रहा है और महीने के बाद आपको 100 रुपया रिटर्न के तौर पर मिल रहा है, तो जाहिर है कि आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, आपको इसमें से नुकसान ही नुकसान है। तो इसको हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो हम इनकम खर्च करते हैं उसको टेक्निकली हम आउटफ्लो कहते हैं। वो उस प्रोजेक्ट का आउटफ्लो है, आउट हो गया है, यानी कि खर्च हो गया है, वो उस प्रोजेक्ट का आउटफ्लो है। और जो आप लेते हैं यहां से, जो प्रॉफिट वहां से लेते हैं, वो उस प्रोजेक्ट की इनकम होगी, इनफ्लो। तो आउटफ्लो और इनफ्लो, जो खर्च हुआ प्रोजेक्ट का वो आउटफ्लो, जो वहां से इनकम आई वो इनफ्लो। करना आप एक्सपेंडिचर और इनकम कह दें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि वो वर्ड इस तरह से आउटफ्लो और इनफ्लो के बोलता, तो इसलिए मैं भी वो वर्ड बोल रहा हूं। तो अब थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट, एनपीवी। कुछ भी नहीं, प्रेजेंट वैल्यू है, बस हमें आती है। बिफोर अ कंपनी इन्वेस्ट इन अ फिजिकल प्रोजेक्ट दे कैन चूज दिस बजटिंग मेथड। ये वाला नेट प्रेजेंट वैल्यू का यूज करते कैसे? सम ऑफ द कैपिटल प्रोजेक्ट्स दैट कैन ब्रिंग प्रॉफिटेबिलिटी टू अ कंपनी इंक्लूड getting expensive equipment to replace old one
or even as in setup of a new building। क्या ये करना ही चाहिए? अब बहुत सारी फैक्ट्री हैं, वो क्या करती है, जो छोटी फैक्ट्री हैं, फर्ज करें वो कोई क्या बच्चों की छोटी छोटी ये स्वीट्स बनाती हैं, गोलियां टॉफियां छोटी, अच्छा वो बनाती हैं, उनकी पैकिंग भी आपने देखा होगा, उसके ऊपर बड़ा वो रैपर सा चढ़ा हुआ होता है, बाकायदा उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। तो वो जो प्रिंटिंग रैपिंग होती है, गोलियां वो पैक होती हैं, फिर सील होती हैं, वो भी मशीनों के थ्रू होती हैं, हैंडमेड तो नहीं होती। और वो मशीन जो है वो फर्ज करें 5 लाख रुपए की आती है। अब वो जो छोटी सी फैक्ट्री है, वो कहता है जी 5 लाख रुपया लगा के मैंने ये मशीन खरीदनी है, तो मेरे पास तो थोड़ी सी ये गोलियां मैं तैयार करता हूं, तो मैं बजाय इसके कि ऐसे 5-7 हजार रुपया बाहर दे के पैकिंग मशीन से पैक करवा लेता हूं, तो वो अपनी प्रोडक्शन करता है, वो चंगची रक्शे में रखता है, वहां ले जाता है, कहता है यार ये मैंने गोलियां बना ली, से पैक कर दो, ठीक है, उसका बिजनेस बढ़ गया, ठीक है। अब वो जहां पर एक दिन में फर्ज करे 1000 प्रोडक्शन करता था, अब वो 10,000 प्रोडक्शन कर रहा है। अब उसे कह रहा है कि यार अब वो पैकिंग का ज़ाहिर है, जो पैकिंग कर रहा है वो तो उससे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो ले रहा है। वो कहता है यार अब ये मुझे उसको जो प्रॉफिट दे रहा हूँ, इतना मेरा काम हो गया, तो क्यों ना पैकिंग मशीन में खुद खरीदूं, ताकि मेरा ये जो खर्चा ये बच जाए। अब इसके लिए ये फायदे में है कि वो पैकिंग मशीन खरीदे, पहले उसके लिए ये फायदे में था कि वो वहां से ले रहे। इसी तरह से ये जो फार्मर्स हैं, गंदम वगैरह जब ये शो करते हैं तो थ्रेशर लगाते हैं ताकि वो गंदम को कर सके। अब जिसके पास तो थोड़ी जमीन है, वो तो साल के बाद ये एक्टिविटी होनी है, वो किराए पर थ्रेशर ले आता है, होता है ना किराए पर, 2 दिन 3 दिन किराए पर। अब बहुत बड़ा जमींदार है, 2-3 मुरब्बे 4 मुरब्बे उसकी गंदम लगी हुई है, वो किराए पर थ्रेशर लाएगा तो उसको तो बड़ा कॉस्टली पड़ेगा, वो थ्रेशर खुद खरीदेगा। वो जो मशीन होती है हार्वेस्टर, वो खुद मशीन खरीदेगा, वो कहेगा मुझे इसमें यही बेनिफिट है कि मैं अपनी मशीन खरीदूं, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले बिजनेस उसके प्लस माइनस देखता है, यानी कि ये प्लस है ये आएगा, माइनस ये जाएगा, ये आउटफ्लो है ये इनफ्लो है, और फिर कंपैरिजन करके वो डिसाइड करता है कि हाँ मुझे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में बेनिफिट है या नुकसान है। अब पॉजिटिव एनपीवी यानी कि खर्चे कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। अ पॉजिटिव एनपीवी इंडिकेट्स द अर्निंग generated by a certain project exceeds the anticipated cost of investing in it, कि इतनी का कॉस्ट लगेगी लेकिन इतनी अर्निंग है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें बेनिफिट है। If the NPV is positive, the company should invest in the project since it is likely to be profitable. A negative NPV indicates a net loss. A company should therefore consider only the capital investment that have positive NPV values and disregard the rest. कभी होता है लोग समझते हैं या कभी ऐसी मजबूरी बनती है कि जी चाहे नुकसान ही हो रहा हो लेकिन ये करना तो है, मजबूरी है, फिर भी लोग ये देखते हैं कि ऐसा नुकसान तो इस जगह पर भी है, खर्चा इस जगह पर भी है, इस जगह कम है, प्रॉफिट तो किसी जगह से नहीं आ रहा, दोनों में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा करने से कम खर्चा कम है ना, इस तरह की बात। तो हम कहते हैं कि वो बात की बात है कि प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है कि नहीं। एनपीवी पॉजिटिव का मतलब है प्रॉफिट आ रहा है उस प्रोजेक्ट से, कंसिडर करना चाहिए, और एनपीवी नेगेटिव का मतलब नुकसान। एनपीवी 0 का मतलब है कि जितना इस प्रोजेक्ट पे खर्चा होगा उतना ही आप इनकम भी जनरेट कर लेंगे। कैश फ्लोस, इनफ्लो क्या है? Cash inflow refers to the business or the company source of money or income. यो income है. While cash outflow refers to the business or the company's expense. तो inflow income को और outflow out गया, आपकी पॉकेट से गया, out हो गया, वो expense है, in आ गया आपकी पॉकेट में, वो income है. A business survives if it can generate a larger cash inflow versus a cash outflow. वही बात positive NPV. Cash inflows are the amount which projects earn throughout the economic life of the project. Since अब ये बोली बड़ी बात कि जी वो पैसे जो है वो जनरेट तो हो गए हैं, तो कैसे? वो कहता है since the money received a year from now, जो पैसे आप उस प्रोजेक्ट से अर्न करेंगे लेकिन 1 साल के बाद, is not equivalent to the same money received today. ये जो बात हो रही थी कि 1 साल के बाद जो पैसे अगर आपको मिल रहे हैं, तो मत कहिएगा
कि आज मिल जाए या 1 साल के बाद 100 रुपए मिल जाए तो बात तो एक है, तो कतन एक नहीं है। वो 100 रुपए रखे हैं बैंक में, रहता है 100 नहीं 110 होगा। सिंस वन हैज टू कंपेयर, अब किसी प्रोजेक्ट को जब देखना तो क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जो आपने इन्वेस्ट किया है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग कैश इनफ्लो जो वहां से इनकम आएगी। लेकिन कहां पर कंपेयर करना, ऑन द सेम बेस, कहता है एक जगह पर जाके कंपेयर करें, ऑन द सेम बेस विच मे बी द प्रेजेंट वैल्यू इन बोथ द केसेस। तो सिंपल इज दैट, मतलब जो नेटशेल है कि जी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, आपके पास दो चीजें होंगी, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, एक्सपेंस और इनकम। उन दोनों इनफ्लोज और आउटफ्लोज को आप अगर प्रेजेंट पे ले आते हो, प्रेजेंट पे और प्रेजेंट पे लाके उनको कंपेयर कर दो, बस दैट्स ऑल। कि जी इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है तो एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा, इनकम ज्यादा है तो एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कहां पर, प्रेजेंट पे लाके, बस यही एनपीवी है, नथिंग मोर देन दैट। एक तो प्रॉब्लम करेंगे तो समझाएगा, ये तो हमें आते हैं। अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कॉस्ट 60,000, ये आउटफ्लो है, whose economic life is only 5 years, after which its salvage value will be 10,000 scrap value, scrap। तो उसके बाद वो क्या आपको बेचना पड़ेगा स्क्रैप में। The investment is expected to yield the following cash inflows, income at the end of each year। लेकिन कहता जी ये अगर मशीन खरीदेंगे तो 60,000 की आएगी और 5 साल मशीन ठीक ठाक आपके लिए काम करेगी, और एस्टिमेट किया गया है कि हर साल आपको उस मशीन से कितना कितना इनफ्लो जो है वो कैश इनफ्लो जो है वो जनरेट होगा। आफ्टर 1 ईयर 20,000 रुपया उन्होंने किसी तरह से गैस किया है कि ये चीजें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो हम 20,000 रुपया हमारी वहां से इनकम। 2 साल के बाद 25, 3 साल के बाद 22, 4 साल के बाद 24 और 5 साल के बाद 20 इकोनॉमिक लाइफ पीरियड। मशीन जो है वो खत्म, बस 10,000 रुपया और डाल देंगे हम, वो भी इनकम ही है ना, स्क्रैप की आप उसे बेचेंगे तो वो भी तो उस मशीन से की ही इनकम कहलाएगी। ए पार्ट, what would be the net present value of the investment assuming the cost of capital as 8%, यानी कि अगर 8% उस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा हो और 60,000 की मशीन आ रही है, इनफ्लोज ये वाली हैं, ऑब्वियसली तो लगता ही है ना कि ये बेहतर है, तकरीबन ये 1.25 लाख बनता है, लेकिन ये तो 5 सालों पर स्पैन हुआ है। और फिर बी पार्ट है, if the cash inflow after tax each year is 22,000, what will be the net present value? फर्क सिर्फ ये है कि ए पार्ट में जो कैश इनफ्लोज हैं 5 सालों में वो डिफरेंट है हर साल में, और बी पार्ट में जो कैश इनफ्लो है वो हर साल का सेम ही है, 22,000 रुपया। कैश इनफ्लो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू बनानी है, प्रेजेंट वैल्यू हमें आती है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जरूरी नहीं है कि ये आप कैलकुलेट करें, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करता है तो इसलिए मैंने इसको अलहदा से कैलकुलेट कर दिया है, अदरवाइज इसको अलहदा से कैलकुलेट करने की कतई जरूरत नहीं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक्चुअली कहते हैं, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + i/m टू द पावर -n, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह। ये वाले जो है इसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहा जाता है। दिस वन इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो मैंने अलहदा से कैलकुलेट कर लिया। अब फर्ज करें फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 + 0.08, एक साल पहले है ना, -1 किया प्रेजेंट वैल्यू। अगले साल के लिए -2 ये आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए -3 ये आ जाएगा, -4, -5, -6, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक्चुअली इसको कहता है। तो उसने क्या किया पहले, क्योंकि यही वेरी करना था, वो उसने अलहदा कर दिया पहले सारे, और फिर इसको 20 से ज़रब दे दी, इसको 25 से, इसको 22 से, 24 से, 20 से, और 10 कहाँ से आ गया, 10 वो स्क्रैप सैल्वेज वैल्यू जो कि स्क्रैप की वैल्यू है, वो भी 10,000 है, वो भी 5 साल के बाद ही आएगी ना 10,
आज तो नहीं मिल जाएगा आपको 10,000 इनकम में तो आएगा आपके पास, लेकिन आएगा 5 साल के बाद जब मशीन की इकोनॉमिक लाइफ खत्म होगी। तो मैंने सबकी प्रेजेंट वैल्यू बना ली और ये है इनफ्लोस। आउटफ्लो की भी प्रेजेंट बनानी है, वो अभी खर्च हो रहा है, अभी खरीद रहे हैं ना। उसका मतलब है कि आउटफ्लो तो पहले ही प्रेजेंट पर है 60,000 और ये इनफ्लोस भी मैंने प्रेजेंट पे ले आया। मतलब कि अगर आप ये समझें कि 1 2 3 4 5 आपको इनकम आ रही थी वहां से 20,000, लेकिन 1 साल के बाद 25 1 साल के बाद 22 1 साल के बाद, और आपने सबको जो है वो प्रेजेंट पे ले आए। ये इनफ्लोस की प्रेजेंट बन गई और देन आउटफ्लोस पहले ही प्रेजेंट पर है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोस 95,000, आज 95,000। आज इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आज ही लगाना है 60,000, तो एनपीवी आ गया। तो एनपीवी क्या है, प्रॉफिट क्या देना, एनपीवी आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लोस इनफ्लोस ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। तो ये आपका 35,000। अगर ये आप मशीन 60,000 लगा के खरीद लेते हैं और एक्सपेक्टेड इनकम अगर इस तरह से चलती है, जो भी इधर पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि 35 पॉजिटिव है ना, 35,474 रुपए जो है वो आप जरा बेनिफिट में जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोल दिया, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीजें और भी, आप ये नहीं कि ये मतलब आप कहें जी यही बस टोटल कॉन्सेप्ट है, ये एलिमेंट्री जरूर है। अगली क्लासेस में जाएंगे टीचर बिल्कुल एनपीवी बोलेगा, लेकिन साथ साथ फिर वो टैक्स भी डालेंगे जब टैक्स की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना। और टैक्सेशन भी होगी, इस पर टैक्स वगैरह भी आएगा, और फिर वीएटीआर और बाकी सारी चीजें वो जो साथ साथ, लेकिन मेन कंसेप्ट यही होगा ना वहां पर भी। और कुछ चीजें प्लस माइनस वो कह देंगे ये भी एक्सपेंस है, आप कहेंगे ठीक है हम इसको भी एक्सपेंस में डाल के प्रेजेंट वैल्यू बना देते हैं। कभी कभी कहेगा जिस तरह से ये रेट भी चेंज होता है बिटवीन 5 सालों में, या तो मैंने पूरा 8% लगाया हुआ है, वो भी पता है हमें, अगर कहीं रेट चेंज करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट बहरहाल आप इसको ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया चूंकि इस क्लास में पढ़ना था तो वो यही है कि आप 2 प्रेजेंट वैल्यूज बना लेते हैं। अच्छा, और जो दूसरा है जिसमें उसने कहा था कि 22,000 हर साल 22,000, अब जब हर साल 22,000 की बात करें तो वो तो फिर प्रेजेंट वैल्यू बनानी थी, एनुटी बन गई क्योंकि हर साल 22 है। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है ना, तो वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बना लेते, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करें, हमें आइडिया हो गया कि इक्वल अमाउंट है 22,000 और हर साल वो खर्च कर रहा है, इनकम आ रही है, तो एक ही दफा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो ये तो आ गई 22,000 फॉर 5 ईयर उसकी प्रेजेंट वैल्यू। वो जो 10,000 है, क्योंकि वो तो एनुटी वाला नहीं ना है, वो एनुटी तो वो भी चलेगी सेम, आप कहेंगे 5-22 तो है 5 साल, वो 5वें साल के बाद एक 10 भी है, वो लहदा से कर दिया मैंने, टाइम सेव किया इससे कि बजाय इसके कि हर एक की लहदा करता, वो एनुटी बनी हुई थी, और ये जो है लहदा से 10,000 है, इसका 5 साल पहले प्रेजेंट बना लिया, तो इस सूरत में आपको 94,645 बचेंगे। यानी कि अगर वो कभी 20 कभी 25 कभी 22, तो उस सूरत की जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है एनफ्लो की वो 95, और अगर तमाम सालों में 22 ही बने तो फिर इस हिसाब से 94, तो बेनिफिट तो दोनों में ही हमें जो है वो एनपीवी का हो रहा है, उसमें जरा 1,000 कम हो रहा है ऐसा तो, लेकिन बहरहाल दोनों में, और ये आपके एग्जाम का भी प्रॉब्लम था। SN Corporation is considering the purchase of a machine. The management is considering the purchase of one of 2 machines. अब दो मशीनों में उन्हें डिसीजन करना है, ये खरीदे, each of which cost 50,000, अब ये दोनों 50 की ही हैं। Capital investment is considering to be 8%, कहता जी उसके 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, एंड कैश इनफ्लोज इज कंसिडर्ड टू बी, कहता जी अगर आप मशीन पी खरीदेंगे, मशीन पी, कैश इनफ्लो फॉर पी और क्यू, ये 2 मशीनें हैं, तो देन पहले साल के बाद 15,000 रुपया उस मशीन पी आपको प्रॉफिट जनरेट कर देगी, फिर 10, फिर 25, फिर 15, फिर 10, और ये 5 साल तक, बस उसके बाद शायद वो मशीन खत्म हो गई, यानी कि उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई।
एज कंपेयर टू मशीन क्यू ये हर साल ही 16,000, लेकिन 6 साल तक, 6 साल तक जो है वो 16,000 रुपया चलता है। ये 10 पता नहीं क्या, ये आगे भी पढ़ते हैं। द एस्टिमेटेड लाइफ फॉर मशीन पी इज 5 ईयर, इसीलिए वो 5 साल के बाद आगे वो नहीं चला कि 5 साल तक की बस उसकी लाइफ है। इज फॉर 5 ईयर्स एंड मशीन क्यू इज फॉर 6 ईयर, इसलिए वो 6 साल तक उसका प्रॉफिट चला है और उस मशीन की लाइफ 5 है तो वो 5 साल तक चला है। मशीन पी विल हैव नो स्क्रैप वैल्यू, यानी कि मशीन पी ऐसी है कि अगर वो खत्म, उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म होती है तो वो कोई भी उसको नहीं खरीदता, ऐसे कह लें, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। बट क्यू विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000, लेकिन मशीन क्यू ऐसी है कि अगर वो आप खराब हो गई और आप अगर मार्केट को सेल आउट में भी जाओगे तो फिर भी 10,000 की वो बिक ही जाएगी। विच मशीन टू बी परचेज्ड, डिसाइड करना है कि कौन सी मशीन जो है पी और क्यू, कौन सी इसमें से खरीदें। अब एक्सपेंस 50 है दोनों का, इनफ्लोस दोनों के अलग-अलग दिए हुए हैं, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू बनानी आती है। पहले हम पी के लिए बना लेते हैं। मशीन पी कैश इनफ्लो 15-10, 25-15-10, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, 5 साल पूरे हैं। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इस दफा मैंने वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लहदा से नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन नोट करके लिख दिया, बस ये लहदा कर दें तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। 60,139 रुपए, खर्चा कितना, 50,000, कब है, अभी है, अभी, और इनफ्लोज अभी आते हैं 60,139, तो एनपीवी ऑफ मशीन पी आ गई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 10,139। मशीन क्यू एनपीवी इसका जो कैलकुलेट करना प्रेजेंट वैल्यू वो एनुटी से कर ले, 6 साल की एनुटी की प्रेजेंट, ये 6 साल की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी 6 साल के लिए, लेकिन इसकी स्क्रैप भी है और 6 साल में मिलेगी आपको स्क्रैप वैल्यू, वो 10,000 6 साल पहले ले आए, इस हिसाब से 80। और मशीन क्यू का एनपीवी 30, दोनों में फायदा है, लेकिन पी मशीन का एनपीवी 10 है और क्यू का 30 है, तो श्योरली हमें मशीन क्यू डिसाइड कर लेनी चाहिए कि जी ये आपके लिए बेनिफिट में रहेगी। आल दो दोनों ही प्रॉफिट दे रही हैं, लेकिन क्यू का जो नेट प्रॉफिट है, क्योंकि इसकी एनपीवी बड़ी है, तो उसमें हमें ज्यादा बेनिफिट है एज कंपेयर टू मशीन पी। पाकिस्तान बैंक लिमिटेड इज कंसिडरिंग द 2 अल्टरनेटिव्स, जैसे वो पी और क्यू मशीन खरीदने में 2 अल्टरनेटिव्स थे, ये भी कोई बैंक है और इसके अल्टरनेटिव्स हैं, इधर टू इंस्टॉल एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, या तो वो खरीद लें, कितने का, 900,000 का आता है, और आई रेट फॉर ₹30,000 पर मंथ, या रेंट पर ले लें 30,000 पर महीने के हिसाब से, खरीदें 900,000 का, कि क्या उसे रेंट पे ले लें 30,000 पर मंथ के हिसाब से। द मनी इज वर्थ 12% compounded monthly and the life of the computer is 5 years, after which its salvage value will be 200,000। अगर खरीदेंगे 900,000 का तो 5 साल तक उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, लेकिन जाहिर है बहुत बड़ा वो इक्विपमेंट है, तो इवन देन वो सेकंड हैंड भी अगर आप बेच दें तो कहता वो भी फिर 2 लाख रुपए का बिक ही जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द बैंक डिसाइड्स टू परचेज इट, अगर वो खरीदता है, परचेज इट विल हैव टू एंटर अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹10,000 पर मंथ। कहता जी अगर वो खरीदना है तो फिर उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसकी टेक केयर भी करनी पड़ेगी, लुक आफ्टर की, वो फिर कंपनी से किसी से मुआहदा करना पड़ेगा, और वो कहता जी 10,000 रुपया पर मंथ वो मेंटेन चार्जेस लेंगे। लेकिन अगर रेंट पे लेंगे ये तो फिर जिम्मेवारी उस कंपनी की है ना, जिसको आपने किराए पर लिया, वो आपने तो नहीं मेंटेन करना। खराब हुआ आप उसको फोन करोगे कि भाई आप, मैंने किराए पर लिया था, ये तो देखे खराब हो गया, ये चल नहीं रहा, तो आए जरा चेक करें, इसको चलाएं, उसके लिए तो नहीं। लेकिन अगर आपने अपना खरीदा हुआ है तो फिर मेंटेन करना कंपनी की जिम्मेवारी, बैंक की जिम्मेवारी है, तो उसके लिए उसे मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कहता वो 10,000 का, तो ये भी खर्चा है। शुड द बैंक बाय द कंप्यूटर, क्या जी बैंक को खरीदना चाहिए या बैंक को जो है वो रेंट पर ले लेना चाहिए? तो देख लेते हैं, दोनों का एनपीवी निकाल लेते हैं कि बाय करने में एनपीवी कितना आता है, दूसरा अल्टरनेटिव था रेंट पे लेने पर एनपीवी कितना आता है,
तो दोनों पर जो है वो जिसका कम होगा वो देख लेंगे। तो पहले तो हम बाय करने की सूरत में एनपीवी लेते हैं। तो बाय करने की सूरत में एक्सपेंस है 900,000, वो अभी का एक्सपेंस है। एक एक्सपेंस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में पेमेंट करनी है जो कि 10,000 है, लेकिन वो 10,000 अभी नहीं है, वो तो 5 सालों पर स्पैन हुआ है ना, पर मंथ 10,000 देने हैं, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू बनानी पड़ेगी। लेकिन चूंकि वो इक्वल इन अमाउंट है, लकी है, तो फिर हम वो प्रेजेंट वैल्यू बना लेंगे एनुटी से। तो ये दो बैंक के एक्सपेंस है, तो दो बैंक के एक्सपेंस है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया, चूंकि वो 5 साल तक है और वो है पर मंथ है ना, 10,000 पर मंथ है। कंपाउंडिंग भी पर मंथ ही है ना, कंपाउंडिंग भी पर मंथ ही है, ये भी हमने केयर करनी है, लेकिन बहाल इसमें वो गड़बड़ नहीं करता। तो ये तो हो गया उसको कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इतने पैसे जो है वो उसको पे करने ही पड़ेंगे। इनकम भी हमें पता है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सैल्वेज वैल्यू, ये इसका इनफ्लो है। बेचेगा ना वो, स्क्रैप में बेचेगा तो खर्चा तो नहीं है, ये तो इनकम है। लेकिन स्क्रैप में जो बेचेगा वो 5 साल के बाद, 5 साल पहले यानी कि आज, तो ये उसकी इनकम है, ये उसकी इनकम आ गई। और फिर इसमें 900,000 और ऐड करें, ठीक है ना। तो ये 900,000 और ऐड किया आपने, तो ये टोटल एक्सपेंस हो गए और ये उसमें से इनकम है। अब देखिए एक्सपेंस ज्यादा है ना, ज्यादा एक्सपेंस है और इनकम जो है वो कम है। वैसे तो मैं इनफ्लो में से आउटफ्लो निकालता हूं, इनकम में से एक्सपेंस निकालते हैं। और अब क्या है, चूंकि यहां एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं, इनकम वहां से कम आ रही है, तो नेगेटिव लेने की बजाय वो फिर हमें डिसीजन करने में मुश्किल होगा, तो मैं आउटफ्लो में से इनफ्लो निकाल देता हूं। तो जो पॉजिटिव का मतलब होगा खर्चा, कॉस्ट ही आएगी, इनकम नहीं है ना। क्योंकि मैंने आउट एक्सपेंस में से जरा इनकम निकाल लिया, तो बाकी एक्सपेंस इतना रह गया, ऐसा कह लें। तो उनको बाय करने की सूरत में ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये नेट एक्सपेंस इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, कॉस्ट तो रेंट में भी आएगी, उसका भी कॉस्ट देख लेते हैं। तो जिसकी कॉस्ट कम होगी अब वो प्रॉफिटेबल जाएगा ना, जिसकी कम होगी। अब वहां पर क्या है, वहां खर्चा ही खर्चा है। वो तो स्क्रैप आपका तो नहीं ना हो गई मशीन, वो तो 5 साल तक आपने रेंट देना, 5 साल के बाद कहना ले जी हमारा काम हो गया, आप अपना ले जाएं इक्विपमेंट। नेट प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ वायरिंग द कंप्यूटर, वहां एक्सपेंस ही एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस आपको टोटल पड़ेगा 5 सालों में रेंट की सूरत में, ये एक्सपेंस पड़ेगा बाय करने की सूरत में। अब दोनों जगह एक्सपेंस है। अब ये नहीं हम कहेंगे कि ये फायदेमंद है क्योंकि इसका एनपीवी ज्यादा है। नोट किया ना मैंने कि ये इस वक्त जो एनपीवी आ रहा है वो दोनों जगह एक्सपेंस ही आ रहा है, प्रॉफिट नहीं है। पिछले में तो कहा था मशीन इसका एनपीवी ज्यादा है, मैंने इस वक्त इसको उलट किया हुआ, इस तरह उलट किया हुआ है कि दोनों जगह खर्चे ही खर्चे हैं। वहां जो है वो 12,39,000 खर्च करना पड़ेगा, यहाँ 13,48,000 खर्च करना पड़ेगा। तो बाय करने में मुझे फायदा है, तो हमने डिसाइड कर लिया है कि बाय करने में फायदा है। तो बी केयरफुल, अगर आपको एक्सपेंस नजर आ रहे हैं कि ये बड़े हैं, इनकम कम है, तो दोनों जगह एक ही काम करें, एक्सपेंस में से इनकम निकाल लें, दोनों खर्चे आ रहा है। वो कहते हैं ना प्रॉफिट नहीं है तो फिर देखें दोनों खर्चा ही है, कॉस्ट ही है, तो कॉस्ट किस में कम है वो डिसीजन करें जिसमें नुकसान कम हो। तो यहां पर हमें जो है वो बाय करने में कम खर्च करना पड़ेगा, तो हमें बैंक को जो है वो बाय ही कर लेना चाहिए। तो वो शुड बाय। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था और लेंथी है थोड़ा, लेकिन अगर 3 नंबर का है तो मेरा तो ख्याल है कि सफिशिएंट है, आ जाना चाहिए। ये एग्जाम में भी बहरहाल आया था। अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट, वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रही है, विच रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,200,000 नाउ आउटफ्लो, खर्च इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, एंड 300,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और ये भी खर्च लेकिन ये 1 साल के बाद है, वो अभी है और ये 1 साल के बाद उन्हें फिर कहता जी उस प्रोजेक्ट में
कोई और कंस्ट्रक्शन या और कोई काम निकल आएगा, ऐसे करके कहता जी 1,200,000 तो अभी खर्च करना है और फिर 1 साल के बाद दोबारा ये उन्हें उसके लिए कुछ और खर्च करना पड़ेगा। ये तो हो गया एक्सपेंस। अब अर्निंग आ गई, इट विल अर्न ओके 200,000 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अभी नहीं, 2 साल के बाद कहता जी वहां से आप प्रोजेक्ट जो है वो 200,000 टन कर सकता है। एंड देयर आफ्टर, इसके बाद इट विल अर्न अ फिक्स्ड एनुअल अमाउंट। मतलब फिक्स्ड एनुअल अमाउंट का मतलब है हर साल वो एक अमाउंट अर्न करेगा, लेकिन है फिक्स। उधर था ना जैसे मैंने कहा था हर साल 16,000 रुपया से इनकम आएगी, तो यहां पर भी कह रहा है कि फिक्स अमाउंट में वो अर्न करेगा अप टू द 7th ईयर। इफ इंटरेस्ट रेट इज 11%, फाइंड द अमाउंट दैट द प्रोजेक्ट शुड अर्न। कहता है कितने पैसे उस प्रोजेक्ट को अर्न करने चाहिए एनुअली, जरूर कमाने चाहिए। कहां से कहां तक जरूर कमाने चाहिए? फ्रॉम ईयर 3 to 7। वो इसलिए कि देखिए 2 साल के बाद तो उसने कह दिया ना कि 2 साल के बाद तो इतनी इनकम आएगी, और उसके बाद यानी कि 3rd ईयर, 4th, 5th, 6th और 7 उसके बाद एक फिक्स अमाउंट से वहां से इनकम उसको मिलेगी, फिक्स अमाउंट से इनकम मिलेगी। कहता है इफ द कंपनी डिजायर टू अर्न अ नेट प्रेजेंट वैल्यू, अर्न कमाना चाहती है कि हमारा एनपीवी 100,000 हो, तो आपने बताना है कि कितनी कितनी इनकम और उस कंपनी को कमानी चाहिए 3 से 7वें साल के दरमियान कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 100,000 हो जाए। यानी कि इस क्वेश्चन में आप ये कह लें कि एनपीवी दिया हुआ है, हाँ एनपीवी इस वक्त दिया हुआ है वो 100,000 होना चाहिए। एनपीवी दिया हुआ है तो वह पूछ क्या रहा है? वो इनकम पूछ रहा है, और लकीली इनकम वो कह रहा है फिक्स ही है, सेम ही है। यानी कि ये नहीं है कि वो कह रहे जी 3 साल के बाद कितना, 4 साल के बाद कितना, 5 साल के बाद कितना। वो कहता है फिक्स, लेकिन कितनी होनी चाहिए वो इनकम कि उसका एनपीवी 100,000 बन जाए। अब एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो, इनमें से आउट, ये, और ये उसने बता दिया 100,000। तो इनफ्लोस और आउटफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू माइनस करेंगे, आउटफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू बनाएंगे, इनफ्लोस की एक प्रेजेंट वैल्यू तो बन जाएगी, दूसरा आपने बताना है वो एनुटी की फॉर्म में बनेगी। हाँ, क्योंकि फिक्स्ड है ना, कितनी आर फाइंड करना है। एक्चुअली आप ये कह लें कि हमें आर फाइंड करना कंसर्न है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मैंने पहले आउटफ्लो की प्रेजेंट बनाई, ये अभी है, अभी नाउ, और ये 1 साल के बाद है, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, तो आउटफ्लो की तो प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो एक ये वाला इनफ्लो है, अभी एक है, अभी और भी है, और भी इनकम आनी है 2 ईयर बिफोर, तो ये तो वो आ गई। अब बाकी जो कैश इनफ्लो, जो उसने क्वेश्चन हमसे पूछा था कि कितनी कितनी वो अमाउंट अर्न करे 2 से लेके 7 साल, फ्रॉम ईयर 3 टू ईयर 7, 2 to 7 नहीं, 3 to 7, क्योंकि 2 साल बाद के बाद तो आ गई। लेट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू अर्न ईच ईयर फॉर 5 ईयर, 3, 4, 5, 6, 7। तीसरे साल कितनी कमाए? 1। चौथे साल कितनी कमाए? 2। पांचवा 3, छठा 4, सातवां 5, 5 साल हो गए, तो कितनी कहता वो कमाए कि उसका एनपीवी 100,000 हो जाए। ठीक, अब आर मालूम करना कंसर्न है, और मैंने इसे प्रेजेंट वैल्यू बनाया है। ये बताना है ना आपको, ये पुराना बताना है आपको कि जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू बनानी है। अब इसमें आर तो मालूम नहीं है, वही तो बताना है, तो मैंने उसकी जगह एक्स कह दिया कि चले जी इनकम एक्स है, यही हमने बताना है। बाकी मैंने यहां पर देखें लिखा हुआ डेफर्ड एन्युटी। कल भी हमने डेफर्ड एन्युटी का कंसेप्ट पढ़ा था कि ये डेफर्ड एन्युटी। अब ये डेफर्ड एन्युटी क्यों है? ये डेफर्ड एन्युटी इसलिए है कि वो जो उसने इनकम अर्न करनी है
यहां पर प्रेजेंट वैल्यू बनानी है यहां पर, तो इधर तो नहीं है ना इनकम, ये एक्स तो नहीं है ना इधर, और प्रेजेंट वैल्यू आपने बनानी है तो ये दिस वन इज द डेफर्ड पीरियड, दिस वन इज द डेफर्ड पीरियड। यहां से 7 साल की एनुटी, 7 में से 5 साल एक्ट, 2 साल डेफर्ड, प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। बस इसमें आप समझ लें कि यही एक चीज थी ये, तो ये बन गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, डेफर्ड एनुटी। एनपीवी दिया हुआ 100,000, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू एक ये थी और एक ये वाली है, ठीक है ना, प्लस कर दिया, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये आउटफ्लो माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 100,000। कैलकुलेटर पे फीड कर दें, जो कुछ आप सिंपली थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो कर लें, बाकी सारा कैलकुलेटर पे फीड कर दें, एक्स आ जाएगा कि जी अगर वो कंपनी जो है वो 469,366 रुपीस पर ईयर अर्न करे तीसरे से 5वें 7वें साल में, हर साल 5 साल इतना ही अर्न करे, लेकिन कौन से 5 साल, तीसरे से 7वां, तो कहता है फिर जाके उस कंपनी का जो एनपीवी है वो 100,000 हो सकता है। ये अब एग्जाम में आया था। एक तो चूंकि जाहिर है कि इसमें डेफर्ड एनुटी का कॉन्सेप्ट था, इसलिए भी शायद एग्जामिनर ने उसको क्वेश्चन पूछा था। तो कोई अर्निंग तो हो रही है अब बल्कि आपसे पूछ रहा है कि कितनी अर्निंग करे कि उसका एनपीवी 100,000 बने, लेकिन वो जो अर्निंग आपसे पूछी जा रही है वो है तो एनुटी, चूंकि उसने कहा फिक्स है, लेकिन वो स्टार्ट हो रही है तीसरे साल, यानी कि 2 साल के बाद, तीसरे साल से लेके 7वें साल में। तो आप अगर आप प्रेजेंट वैल्यू बनाएंगे तो आप कहेंगे जी उसमें तो फिर ये पहले 2 साल तो गैप है इसका, इसीलिए तो वो डेफर्ड एनुटी का फॉर्मूला मैंने यूज किया, 5 साल की एक्टिव और 5 में से 2 साल डेफर्ड। चले, ये तो एनपीवी का कॉन्सेप्ट हो गया। एनपीवी का, अगर एनपीवी में इंटरेस्ट रेट पूछ ले, अब देखें ना, पहले प्रॉब्लम था उसने सारा कुछ दे के एनपीवी पूछा आपसे कि जी इसका एनपीवी, जो पहली 2 एग्जांपल थी कि जी मशीन पी का एनपीवी क्या है, मशीन क्यू का एनपीवी क्या है, तो हमने डेटा से एनपीवी कैलकुलेट किया। पहले तो हमने प्रॉब्लम ये किया, फिर एक प्रॉब्लम हमने ऐसा किया कि एनपीवी उसने दे दिया वो 100,000 वाला, और फिर उसमें से एक चीज मिस कर दी, इनकम पूछ ली फिक्स अमाउंट में आर, पिछली एग्जांपल में किया। अगर आपको वो रेट पूछ ले, एनपीवी में इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन पूछ ले और ये कह दे, अब आप कहें जी इंटरेस्ट रेट पूछेगा इसका मतलब एनपीवी भी बताएगा, इनकम भी बताएगा, एक्सपेंस भी बताएगा, सारा कुछ बताएगा, हर एक ही चीज मिसिंग करेगा ना, वो सिर्फ आई मिस करेगा, रेट मिस करेगा। तो फिर वो जो एनपीवी उसे बतानी है वो 0, यानी कि आप समझ ले उसमें ढूंढते ना रहे कि एनपीवी कितना है, वो हो गई 0। तो फिर क्वेश्चन ये बन गया कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितना इंटरेस्ट रेट हो, कितना इंटरेस्ट रेट आपको इस प्रोजेक्ट से मिले कि नेट इनकम 0 हो जाए, यानी कि ना फायदे में हो ना नुकसान में। एनपीवी यही होता है ना, नेट प्रॉफिट कह दे, प्रॉफिट कह दे, अगर आप कंफ्यूज किए जा रहे हैं तो एनपीवी इज नेट प्रॉफिट। ऐसा इंटरेस्ट रेट जो नेट प्रॉफिट को 0 कर दे, वो फाइंड कैसे करना है। और टिपिकली ऐसा इंटरेस्ट रेट जो नेट प्रॉफिट यानी कि एनपीवी को 0 कर दे, इंटरेस्ट रेट कह दे ठीक है, लेकिन उसे कहा जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज IRR इज द डिस्काउंट रेट। आप डिस्काउंट रेट याद है ना कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू बनाते हो तो इंटरेस्ट रेट को हम डिस्काउंट रेट का वर्ड बोल देते हैं, और चूंकि यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ही बनाना कंसर्न है तो इसलिए डिस्काउंट रेट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट कह दे,
at which the net present value of an investment becomes zero. एनपीवी जीरो हो जाए, सिंपल इज दैट. ऐसा इंटरेस्ट रेट जिससे जो एनपीवी को जीरो कर दे, यानी कि ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसमें उस प्रोजेक्ट को करने में ना फायदा है तो नुकसान भी नहीं है, उसको हम, उस इंटरेस्ट रेट को हम कह देते हैं ये आईआरआर है. आईआरआर इज द रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एक और डेफिनेशन या सिंपल वर्ड्स में, आईआरआर इज द रेट ऑफ रिटर्न फॉर विच of cash outflows equal to the inflows. In other words, NPV zero. बस अगर आप पूछे what is rate of internal rate of return, internal rate of return is the interest rate for which NPV is zero, for which NPV is zero. अब कैलकुलेट कैसे करना है, बड़ा मुश्किल था, आइटरेटिव था ढूंढना उसको. आल्दो ये मैंने स्टेप दिए हुए हैं, लेकिन ये स्टेप उस वक्त जब आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर की ऑप्शन अवेलेबल ना हो. इन स्टेप्स के अलावा आप फाइंड कर ही नहीं सकते थे, ठीक. और ये लेंथी भी है, मतलब अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे भी तो इवन देन वो एक लेंथी प्रोसीजर था. इन स्टेप्स को करने के बाद, ये नहीं कि ये कंप्लीट हो गए, इन स्टेप्स को करने के बाद यहां से ना कुछ इंफॉर्मेशन एक्चुअली आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है. ए जैसे मैंने लिखा हुआ है, बी, फिर एनपीवी, उसके बाद इस फार्मूले में आते हैं आप आईआरआर. ये फार्मूला, इसमें ए बी क्या है, ये फार्मूला यूज करना कब है मैं बता दे रहा हूं, कैलकुलेटर पर डायरेक्टली हो जाएगा इस फार्मूले के जरिए. चले पहले क्वेश्चन वो करते हैं जिसमें हमें इन फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें शायद इसकी तो जरूरत फिर भी नहीं पड़े हमें, लेकिन इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी. तो उस वक्त देखेंगे कि क्या है. पहले वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें फार्मूले, यानी कि इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम डायरेक्टली जो है वो ये काम कर सकते. सर आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है, मतलब ज्यादा. आज को क्या हो गया है? सर आवाज खराब हो रही है. आपकी आवाज तो पीछे से भी आ रही है. कौन बोल रहा है? सर वो मैं ना बाहर वाली साइड पे, तो वो बाहर से आवाजें आ रही हैं. बाहर से आवाजें आ रही क्या? सर तो उठे हुए इस वक्त. अब आवाज आ रही? सर दोबारा, मतलब अभी डिस्ट्रैक्ट हुई थी दोबारा. सर डिस्टॉर्शन का इशू है सर. डिस्टॉर्शन, ये जो डिस्टॉर्शन, अब उसी तरह से है कि अब थोड़ा बेहतर है? सर अब ठीक है सर. हाँ वो मेरा ख्याल है सर मुझे, जी जी सर मुझे सर पता ही नहीं चला, मैंने ना व्हाट्सएप देखी नहीं, तो अभी मैंने देखा तो वो आपको ना ये हम इसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे, मैं उसको कह दूंगा कि जूम को वो अपलोड कर देगा. ओके सर, थैंक यू. वो अपलोड कर देगा, और फिर अगर कोई क्वेश्चन आपको स्टिल आपका रहेगा ना तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ये अपलोड मैं करवा दूंगा उसको, क्योंकि टोटल 4 ही पार्टिसिपेंट, बल्कि 3 है, आप ही आए हो, बाकी तो आया भी कोई नहीं है, तो वो मैं अपलोड करवा दूंगा आपको. तो सर ये लास्ट वाली जैसे 2 करवा जिसमें हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए हमें इस फार्मूले की जरूरत नहीं है. वो कैसे करना है? फिर एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हमें इस फार्मूले की जरूरत होगी, तो वो कैसे हमने करना है. तो पहले तो हम करते हैं कि जिसमें हमें इस फार्मूले की जरूरत ही नहीं रहे. इफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 5 मिलियन, ये आउटफ्लो है उस प्रोजेक्ट का. इनफ्लो ड्यूरिंग 3 years, 3 इनफ्लोज दिए हुए हैं. आईआरआर फाइंड करना है. अब देखना आईआरआर, आपने क्या फाइंड करना है? आईआरआर वो क्या है? इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है. इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है. आप कहें जी क्या क्या दिया हुआ है? एनपीवी दिया हुआ. कहां दिया हुआ है?
भाई आई आर होता ही वो है जो एनपीवी को जीरो करे। बस आपने क्या करना है, एनपीवी का फार्मूला लिखना है जिसका मकसद क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, उसमें से आई निकाल देना, वही आई आर आर है, एनपीवी को जीरो कर दे। फॉर आई आर आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मस्ट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब आउटफ्लो कितना, 5 मिलियन, कब है, अभी है, तो ये तो आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला याद करें, क्या है, फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई बाय एम टू द पावर माइनस एन। ये आई फाइंड करना, ये वाला आई फाइंड करना, ये वाला आई। अब जो पहला साल है उसका इनफ्लो है 0.85, तो 0.85 1 प्लस ये मालूम करना है, एनुअली है ना, हाँ एनुअली है तो फिर नीचे 1 रखने की क्या जरूरत है, और यहां क्या आ जाएगा -1, ये -1। फर्क क्या होगा, दूसरा साल आ गया ये बदल गया और -2, तीसरा साल आ गया ये बदल गया और -3। ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी। क्या, एनपीवी जो आउटफ्लो है वो 5 मिलियन है और 3 इनफ्लोज है, इनकी भी प्रेजेंट बना दी। आई मिस है इसमें, आई की जगह मैंने एक्स लिख दिया, कैलकुलेटर पर ऐसे ही लिख दें, बस सॉल्व फॉर एक्स कर दें। एग्जैक्ट इसी तरह से ही कैलकुलेटर पर लिख के सॉल्व फॉर एक्स करते हैं, ठीक है। तो एक हम कर लेते हैं कि जी कैलकुलेटर पे एज इट इज लिख के हम इसको सॉल्व फॉर एक्स कर देंगे। जी, तो 5 इक्वल 0.85, अच्छा ब्रैकेट लगा लेंगे ना, सॉरी लिख के भी डालो, ठीक है। ये ना एक्चुअली कंप्यूटेशनल मोड में नहीं है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा, इट इज वाज नॉट कंप्यूटेशन में, कैलकुलेशन मोड में नहीं था ये। 5 अब लिखेगा ये इज इक्वल 0.85। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन साइन देना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा दिया तो मल्टीप्लिकेशन साइन अंडरस्टूड हो जाएगा उसके लिए। 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज पावर -1 और राइट एरो करेंगे, देन कर्सर जो है वो नीचे आ जाएगी। 1 प्लस अगेन x पावर -2। ये कंप्लीट हो गया एंड देन शिफ्ट सॉल्व, चाहे शिफ्ट सॉल्व, ये आंसर नहीं है, इक्वल टू ये आंसर, मल्टीप्लाई 100 17.64, ठीक है ना। जितनी देर मुझे लगी मैनुअली, ये नहीं बड़ा मुश्किल है, इतनी जगह तो एक्स आ रहा है, कोई एक जगह है। अगर आप इसको, मैं वैसे थोड़ा सा हम इसको देख बात कर रहा हूं कि अगर इसको मैनुअली करना हो, जब करेंगे नहीं, दैट वाज द टफ, वो इसलिए टफ था कि 5 क्या हो गया, फाइव इज इक्वल टू 0.85 1 प्लस एक्स प्लस 1.5 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5.2 ओवर ही है ना, वो नेगेटिव का मतलब ये, और ये आ जाएगा। अब इसका पहले एलसीएम ले, एलसीएम ले, फिर
स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.5 into 1 plus x plus 5.2। देन इसका स्क्वायर खोलें, फिर इसका क्यूब खोलें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये तो सारा दिन ही लगे रहेंगे ना लाइक। इसलिए वो जो है हम काम एक तो वो करते हैं, और दूसरा मैंने कहा था कि हम इसको कैलकुलेटर्स पे ही डायरेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया कि जी हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगी, लेकिन बहुत टफ। बहरहाल 17.64%। आप उसे कह दें कि अगर इस प्रोजेक्ट से 17.64% इंटरेस्ट रेट मिले आपको, देन उसका एनपीवी 0 हो जाएगा। देन उसका एनपीवी जो है वो 0 हो जाएगा। एक तरीकाकार तो ये था जो मैंने अभी आपको बताया, और आपके सामने मैंने इसको ऑपरेट भी कर दिया है कि जी ये इसका जो है वो IRR। सेकंड इसका वे क्या है? सेकंड इसका वे ये है कि उसने आपको आंसर ऑप्शंस दी होंगी कि जी ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, या ये वाला आंसर है। कौन सा इसमें से IRR है? IRR क्या होता है? जो एनपीवी को 0 कर दे। देख लेते हैं कौन एनपीवी को 0 करता है। कौन करता है एनपीवी को 0? अब हमें लेफ्ट साइड तो पता है 5 है, लेफ्ट हैंड साइड वो 5 है। राइट हैंड साइड कौन सा इंटरेस्ट रेट इस राइट हैंड साइड को भी 5 कर देता है? ऐसा ही है ना। अब चूंकि मैंने x की वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं कैलकुलेट करवानी, बल्कि x की वैल्यू कैलकुलेटर को खुद प्रोवाइड करनी है डिफरेंट, तो फिर याद है ना, अब आप कैल करवाएंगे, लेकिन ऑप्शंस चूंकि आप खुद दे रहे हैं तो वो आप टर्न बाय टर्न एक ही साइड उसकी लिखेंगे जिसमें आपने x की ऑप्शन उसको पुट करवानी है। और इससे पहले प्लस, ठीक है ना। अब आपने क्योंकि x की ऑप्शन उसको खुद पुट करवानी है, तो बस आप फिर एक साइड आप लिखेंगे। अगर आप, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि समटाइम्स ना ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज वो दे देता है, मतलब ज्यादा एक्सप्रेशंस होती हैं, उधर भी उतना ही, या कई कई दफा ये कैलकुलेटर के लिए भी, कल भी मैंने बात की थी कि कैलकुलेटर ने एक एक वैल्यू उठा उठा के चेक करनी है, और कभी वो इतना लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन उसके लिए भी, वो या तो जस्ट लाइक हैंग जबकि उसका वो कैलकुलेशन कर रहा होता है, या फिर एक स्टेज पर आके वो कह देता है कांट सॉल्व। इसलिए ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं जिसको आप मैं कहता हूं रिवर्स सॉल्व। भी हमने ऐसा एक्स ढूंढना है जो सोल्यूशन है ना, राइट को लेफ्ट साइड के बराबर कर दे। लेफ्ट साइड 5 है, वो कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जो राइट साइड को भी 5 कर देती है? तो चले, मैं पहली ऑप्शन यूज कर रहा हूं 15.5, और इसको जाहिर है कि आपको डेसिमल्स में लिखना है, तो 0.155। अब चूंकि मैंने x कैलकुलेट नहीं करवाना, x की वैल्यू खुद दे रहा हूं ना, तो इसके लिए हम कहेंगे कैल्क। वो कहेगा क्या x की वैल्यू रखनी है? मैं कहता हूं x की वैल्यू तुम रखोगे 0.155, 15.5%, 0.155, और बताओ जरा क्या आएगा? 5 तो नहीं आ रहा, 5.235 आ रहा, लिख लें आप 5.235, ये तो नहीं है, 5 नहीं है। और अब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो वो फिर आपसे x की वैल्यू पूछेगा, इक्वल, वो कहेगा और भी कोई x? हाँ देखा ना, उसने खुद कहा कि अब और कोई x बताओ। अब हम कहेंगे 0.1764, 0.1764 ये x है, तो अब उससे हम उसका आंसर पूछ रहे हैं। वो कहता है 5.00044, तो ये भी नहीं है।
5.00044 और ये भी नहीं है क्योंकि 5 नहीं है ना, ये 5 नहीं है। सिमिलरली दोबारा इक्वल टू प्रेस करते हैं, जितनी दफा मर्जी करते जाए उसे। 0.16 इक्वल 5.18, ये भी नहीं है। 5.18 ये भी 5 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं लग रहा हमें। एंड द लास्ट वन इज 0.18। 4.9624 ये भी नहीं है। 4.9624 ये भी नहीं है। अब ये वो चीज है जो मैंने स्टूडेंट को बताई और उसने कहा जी इसमें से कोई भी आंसर जो था वो उसके बराबर नहीं आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। देखें कैलकुलेटर ने चाहे आपको ये आंसर दिया है और आपने नोट किया, मैंने लिखते वक्त कुछ चीजें जो थी ना वो तो अभी भी चल रही थी ना, मैंने थोड़ी बहुत उसकी राउंडिंग तो की ना लिखते वक्त। तो एग्जामिनर ने भी करके लिखना सारा 20-20 डिजिट तक तो नहीं लेना, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, खत्म ही नहीं होते ना। 22/7 लिखते जाए जितनी देर मर्जी लिखना हो उसके डेसिमल के बाद। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको सारी की सारी ऑप्शंस के साथ कैलकुलेट करना होगा। और अब नोट करें कि 5 तो एग्जैक्टली कोई भी नहीं है, बट दिस वन इज नियरेस्ट टू 5 है, सबसे करीब यही 5 के बनता है। तो दिस वन इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर। आप ये ना हो कि आप कहें जी हमें तो वो चाहिए जो बिल्कुल जीरो करे, तो बिल्कुल जीरो तो हो नहीं रहा क्योंकि यहां पर भी हर जगह राउंडिंग है। इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई कि लास्ट टाइम मैंने जब एक स्टूडेंट को कहा, कहता जी मैं तो कर करके थक गया, वो तो कोई भी 3 नंबर का मुझे क्वेश्चन, तब मैंने कहा हाँ मुझे कुछ, कहता जी फार्मूले याद नहीं थे, इतना मुझे पता था कि जी इसको रख रख के देखना है, जो लेफ्ट राइट बराबर कर दे वही एनपीवी IRR होगा। कोई भी नहीं आ रहा था, मैं बार बार कर रहा था, वो यही मिस्टेक कर रहा था कि कहता जी करीब तो आ रहा था लेकिन बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा था, बस यही उससे मिस्टेक हो रही थी। ठीक है ना। तो ये भी एक ऑप्शन यूज की जा सकती है कि 2 ऑप्शंस बता दी मैंने। फार्मूले की वैल्यू डायरेक्ट, तो अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से x लेना है तो सॉल्व फॉर x कर दें, और अगर आपने खुद x प्रोवाइड करना है तो एक साइड रख के उसमें वैल्यू रखते जाएं और जो दूसरी साइड के बराबर कर दे वही आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 है फाइंड IRR। कैश फ्लो लिख दिया, हमें तो इनफ्लो आउटफ्लो 2 चीजें चाहिए, तो उसने एक ही लिख दिया। जिसके साथ नेगेटिव लिखा हुआ हो या जो 0 ईयर पे हो वो आउटफ्लो होता है, क्योंकि उसने एक ही जगह लिखा। एक ही जगह भी लिखते हैं ना लोग, सिर्फ क्या करते हैं आउटफ्लो में नेगेटिव लगाते हैं कि ये तो आउट हो गया जी, ये निकलना, ये एक्सपेंस है, और ये 3 इनफ्लो है, ये 3 इनफ्लो। तो बाकी आपको प्रोसीजर पता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, चूंकि आउटफ्लो 65,000 है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये बताना कि ये आउटफ्लो है, नेगेटिव नहीं लिखना आपने। तो ये आउटफ्लो है, 65,000 आउट होगा और 3 इनफ्लो आएंगे। उसी तरह से -1 -2 -3 एंड देन सॉल्व फॉर आई। हाँ ये भी थोड़ी सी आप अकलमंदी दिखाएं पहले ही, यानी कि अगर आप फीड कर लें, देख लें क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी। ये 1000 से तीनों डिवाइड नहीं हो सकते थे तीनों। आप कहने 1000 इधर से भी कॉमन आ गया, इधर से भी कॉमन आ गया, तो फिर लिखते वक्त आपको ना वो 0 0 0 वाली ऑप्शन से जरा थोड़ा आप जल्दी लिख पाएंगे ना, वरना 0 कम ज्यादा कर दिया तो वो भी गड़बड़ हो गई। लिखने के बाद देखा कि राइट में भी 1000 कॉमन है, लेफ्ट में भी 1000 कॉमन करके 1000 से डिवाइड करे ना, ताकि वो आपकी एक्सप्रेशन कम रह जाए। तो 65,000 की बजाय 6500, 2700, 31 और 15, तो ये जरा जल्दी आपसे फीड हो जाएगा। प्रोसीजर वही है। और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो दिया हुआ था और आपने डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पे फीड करके और उसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर ली। एग्जांपल, द एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 230। एनपीवी दिया हुआ है, व्हेन रेट इज 5%। कहता है अगर 5% इंटरेस्ट रेट हो तो एनपीवी जो है वो 230 आता है। तो ये फिर 5% IRR नहीं है, क्योंकि ये वो होता है जो एनपीवी को 0 करे। एंड 160 व्हेन द रेट इज 12%, 12% भी IRR नहीं है, क्योंकि ये एनपीवी 0 नहीं है, ये 160 है। कहता अब बताएं एनपीवी क्या होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का 0 कहां होगा। कहता 5 पर 230 आता है, 12 पर 160 आता है, एनपीवी 2 दिए हुए हैं, दोनों 0 नहीं है, तो दोनों IRR नहीं है। कहता IRR यहां से बता दें क्या है। अब वो आपको कैलकुलेटर पे तो नहीं फीड करना, क्यों, कोई आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर क्या करना है, जो एनपीवी
बड़ी उसने दी हुई है। अब दो एनपीवी दी हुई हैं, यानी कि दो रेट दिए हुए हैं और आपको आईआरआर पूछ रहा है। दोनों रेट आईआरआर नहीं है तो दो रेट से आईआरआर में कैसे जाना है। अब वो फार्मूला जो आपको बताया था वो यूज करना पड़ेगा। और वो क्या था, जो एनपीवी हाई है, हाई एनपीवी 230 है ना, उसका जो रेट है, रेट कम होगा, वो ए है। यानी कि ऐसा रेट जो बड़ी एनपीवी का हो उसे ए कह दें, और जो छोटी एनपीवी आए, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना, नेगेटिव भी आएगी ना, नेगेटिव भी आ सकती है, उसके रेट को बी कह दे और वो हमेशा बड़ा होगा। ये याद करें, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एनपीवी एंड अ डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट। देखें, एनपीवी 230 थी, इंटरेस्ट रेट 5 था, एनपीवी कम होगी ना, कम होगी, 160 पे चलेगी, रेट बढ़ा, तो इनके दरमियान रिवर्स रिलेशन होता है। अब वो बहुत ज्यादा उसको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं हमें इस वक्त, कि जी बताया भी जा सकता है कि वाई ये ऐसा ही होता है, लेकिन वो कोई 10-15 मिनट इसके ऊपर सर्व करने पड़ेंगे और फिर नतीजा यही निकलेगा कि यस देयर इज अ रिवर्स। तो बस इतना 1 मार्क क्वेश्चन हम याद रखेंगे फिलहाल कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन विद एनपीवी एंड द डिस्काउंट रेट, यानी कि रेट बढ़ेगा तो एनपीवी कम होगा, एनपीवी बढ़ेगा तो रेट ज्यादा होगा। बस इतना ही हमारे लिए काफी है। आईआरआर का फार्मूला जो मैंने वहां पर लिखा हुआ था, ये मैंने वो ए बी करके लिख दिया है। अगर आप, अब आपको पता है A% का मतलब क्या है, ऐसा रेट जो हाई एनपीवी का हो, उसे ए कहा था ना हमने, और जो लो एनपीवी का रेट था उसे बी कहा था। फिर मैंने कहा एनपीवी लिखना यहां A% पे, यानी कि बड़ा एनपीवी लिखने, जो वैल्यू एनपीवी में बड़ी थी 260, हाई एनपीवी वैल्यू माइनस लो एनपीवी वैल्यू। यहां मैंने ए बी में करके इसलिए लिख दिया कि वो लिखने में मुझे थोड़ी सी आसानी रहती है, बुक्स में भी ऐसे लिखते हैं। वो कहते हैं ये ए का मतलब होता है ऐसा रेट जो हाई एनपीवी पर हो, और बी का मतलब ऐसा रेट जो लो एनपीवी पर हो, और बी -A% करके वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए बी में भी आप याद रख लें, वो ज्यादा बेहतर है लिखते वक्त, लाइक दिस वन, A%, हाई एनपीवी इसका रेट, फिर हाई एनपीवी वैल्यू, हाई एनपीवी वैल्यू माइनस लो एनपीवी वैल्यू, हायर रेट 12% बढ़ा है ना, माइनस द लो रेट, परसेंटेज में 28% बनता है। यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है 28, लेकिन क्या हो क्या रहा है, 5 पे 230 था, रेट 12 किया है, एनपीवी 160 हो गई, आप रेट 15 कर दें, हो सकता है ये 100 और कम हो जाएगी ना, नेगेटिव रिलेशन है, जीरो की जाने जाना ना हमने, अब समझ आ रही है हमें। 18 कर देंगे तो हो सकता है ये 50 हो जाए, 20 कर दें 30 हो जाए, और कम कर दिया तो 0 हो जाए। आप जी और कम कर दें, एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। हमने तो वो ढूंढना जो 0 करे, इसको जो 0 करे, तो हायर रेट करते जाएंगे। अगर एग्जाम में टाइम ना हो सकता है कि एग्जामिनर आंसर ही ऐसे दे, एक उसने दिया हुआ 11%, 10%, 6%, आपने कहना ये तो क्लियर है ना 12% से बढ़ा ही रेट जाना है, रेट बढ़ाएंगे तो 160 0 पर जाएगा, तो 28 ही एक मिलता था वही लगा दिया। इट में भी, मैं लफ्ज में भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अगर आप माइंड में रखेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं देख लूं, एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम, दे ठीक है, हो जाएंगे ये। Find the discount rate at which present value of inflows, ये inflows ही हैं, of both the companies are same। ये IRR नहीं पूछ रहा, IRR तो वो होता है जो एनपीवी को 0 करे, वो ये नहीं कह रहा, ये एक कंपनी का डेटा ही नहीं है, जो 2 कंपनी है। अब वो कह रहा है कि क्या डिस्काउंट रेट हो, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या हो कि दोनों कंपनी की जो इनफ्लोज है, इनकम ही है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सेम हो जाए। सेम यानी क्या, ऐसा रेट जो प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर कंपनी ए इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फॉर कंपनी बी। ये आउटफ्लो और इनफ्लो नहीं है, अगर ये आउटफ्लो इनफ्लो होता तो फिर वो IRR ही था, और फाइंड रेट कहता, फाइंड आई, ये क्वेश्चन है।
इट इज नॉट IRR, इट इज नॉट NPV। ये मैं आउटफ्लो इनफ्लो का कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, ये दोनों इनफ्लो ही हैं लेकिन दो कंपनियों के हैं, वो भी कमाई कर रहे हैं, वो भी कमाई कर रही है। कहता है कितना रेट हो दोनों की कमाइयां बराबर हो, ये क्वेश्चन है। तो क्या करें? फाइंड द इंटरेस्ट रेट फॉर विच present value of company A is equal to present value of company B। प्रेजेंट वैल्यू का बस लगा दे दोनों साइड पर, इज इक्वल इक्वेशन बनी हुई है। कंपनी ए की प्रेजेंट वैल्यू 1 साल पहले, प्रेजेंट वैल्यू 2 साल पहले, प्रेजेंट वैल्यू 3 साल पहले, और चौथे साल में इसकी कोई इनफ्लो नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे कंपनी बी है, उसकी 4 इनफ्लोज है। ऐसे ही कैलकुलेटर पे रखना पड़ेगा आपको, ऐसे ही रख दें। लेकिन आप देखेंगे जब आप कैलकुलेटर पर लिखते जाएंगे ना, मेरा ख्याल है कि जब यहां तक पहुंचेंगे ना तो कैलकुलेटर की स्क्रीन के डिजिट पूरे हो जाएंगे। लिखता तो नहीं जाएगा ना, जैसे आप कंप्यूटर पे लिखते हैं टेक्स्ट, लाइन पूरी हो जाती ना तो अगली लाइन में आप खुद ऑटोमेटिकली चले जाते हो। तो कैलकुलेटर पे 2 लाइनें नहीं है, 1 लाइन। हाँ, वो जो टेक्स्ट लिखी जाती है वो लेफ्ट पे स्क्रॉल होती जाती है, लेकिन फॉरएवर नहीं होती, वो भी रुक जाएगी। कभी इत्तेफाक नहीं ना हुआ आपको इतनी लंबी एक्सप्रेशन लिखने का, तो ये खत्म हो जाएगी, स्टक हो जाएगा, की आगे नहीं चलेगी। तो डायरेक्टली तो फीड हो ही नहीं सकता ना, ये बात तो कंफर्म है। आप अपने काम को भी शॉर्ट कर लेंगे, वो कैसे? अब सब डेटा उठा के एक साइड पे ले जाए, सब डेटा उठा के। अब मैं सिर्फ एक एक्सप्रेशन आपसे कर रहा हूं, जैसे फर्स्ट लिखी हुई है 600 1 प्लस x माइनस 1, और ये भी वही है, ठीक है ना। तो आप इसको तो वैसे काट दें, आपने कहा ये दोनों तो एक जैसी हैं। दूसरी की बात कर लेते हैं, और इस साइड से क्या आएगा, -750 इंटू 1 प्लस x माइनस 2। जाहिर है दोनों कंपनियों का साल साल का चल रहा है तो दोनों। इसके बाद क्या करें, 1 प्लस x माइनस 2 कॉमन, हाँ, और इस 900 से 750 माइनस कर दिया तो ये 150 बच गया, ये वाला। इस तरह से मैंने सारी सिंप्लीफिकेशन की हुई है। ये वाली टर्म इसके साथ ये इस साइड पर आया हुआ है, तो 1 प्लस x माइनस 3 कॉमन है, 1200 में से 850 आपने माइनस कर दिया, 350 बच गया। अब वो जो ये वाली टर्म है इसके साथ तो इस वाली है ही नहीं, वो आप वैसे ही। अब लिखते वक्त भी आप क्या कर सकते हो, ये 0, ये 0, ये 0, तो 15, 35, 90, बाकी मेरा ख्याल मैनेज हो जाएगा। तो ये एनपीवी नहीं है, ये IRR नहीं है, ये ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है जिसमें दो कंपनियों का प्रेजेंट वैल्यू बराबर इक्वेशन बनी हुई, इक्वेशन सॉल्विंग है ये। लेकिन डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रही, तो मैंने उसके आपको ट्रिक बता दिया कि आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, इतने तो इतनी एक्सप्रेशन आ जाएगी, वो इतनी नहीं होगी। अब इसका मतलब है कि 3-3, 4-4 साल का डेटा होता है, वरना तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3-4 साल का डेटा हो, 4 साल का डेटा हो, 4-1, 4-1, 8 एक्सप्रेशन तो शायद ना आए, लेकिन सिंप्लीफाई करके 4-5 तो आ जाएंगी। तो बहरहाल ये क्वेश्चन था कि ऐसा रेट जिस दो कंपनियों का प्रॉफिट बराबर कब होगा, अगर 54% उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब ये जो क्वेश्चन है 2-3, शायद मुझे अब क्लियर नहीं है कि आपको जो मैंने भेजी है उसमें शायद ना मिले, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको इसकी फाइल ना PDF में। विच ऑप्शन इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर 2 ईयर, इस तरह का आगे भी किया हुआ आपने। वो कहता है जी कि ऑप्शन 1 है कि एक बिजनेस आपको 8% प्रॉफिट देता है, वो कंपाउंडेड क्वार्टरली करता है। दूसरा बिजनेस आपको 9% प्रॉफिट देता है, लेकिन वो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली करता है। तीसरा बिजनेस आपको 10% प्रॉफिट देता है, लेकिन वो कंपाउंडेड एनुअली करता है। कहता किस बिजनेस में आप लगाएंगे। एक इसका अल्टरनेटिव ये है कि अगर हमारे पास सारे के सारे इंटरेस्ट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हो, कंपाउंड, और उनकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, जैसे पहले की क्वार्टरली है, दूसरे की सेमी एनुअली है, तीसरे की एनुअली है, ये तो बात क्लियर है कि हम डायरेक्टली कंपेयर कर ही नहीं सकते, इसको कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर सारे के सारे कंपाउंडिंग में हो, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, तो एक अप्रोच ये है कि आप सबके इफेक्टिव रेट्स बना दें, बड़े हुए ना इफेक्टिव रेट।
तो क्वार्टरली 8% क्वार्टरली का इफेक्टिव में कन्वर्ट करें तो 8.24% एनुअली, है ना, इफेक्टिव रेट। फिर ऑप्शन 2 9.2, ऑप्शन 3। अब ये जो 3 रेट बने हैं, अब ये तीनों रेट एनुअली हैं, इफेक्टिव है, इसमें से ये ऑप्शन सबसे बेहतर है 10%। अच्छा, इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट आपने कितनी देर के लिए करनी है, इससे कोई कंसर्न, चाहे 1 साल के लिए कर दें यही बेहतर है, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, यही ऑप्शन बेहतर है। रेट आपको ये ज्यादा दे रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि वो 2 साल पैसे रखेंगे कि 3 साल रखेंगे, तो यही रेट ज्यादा बनता जा रहा है आपको। तो एक ऑप्शन तो ये है, लेकिन ये ऑप्शन उस वक्त यूज होगी जब कंपैरिजन किया जा रहा है कि सारे ही रेट कंपाउंडिंग है, बस उनकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। एक ऐसा करने का एक जनरल मेथड है, वो सब जगह ही एप्लीकेबल है, और वो क्या है, आप अपने तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर लें। कहते जी 100 रुपया है, फर्ज करें ऐसे ही हाइपोथेटिकली विर्चुअली कि जी मैं तीनों बिजनेस में मैंने 100 लगाया हुआ है, 2 साल के बाद, क्योंकि लिखा ना 2 साल, 2 साल के बाद वो जो 100 रुपया मैंने लगाया हुआ था वो किस बिजनेस से मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो जो पहला बिजनेस है उस 100 की फ्यूचर बना ले 2 साल के बाद। पहले बिजनेस में जो 100 रुपया लगाया था 2 साल के बाद उसका फ्यूचर बनता है 117 रुपए। दूसरे बिजनेस में आपने जो 100 रुपया लगाया हुआ है, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, वो 119 रुपए फायदा है। और जो तीसरे बिजनेस में आपने 100 रुपया लगाया हुआ था वो 10% एनुअली कंपाउंडिंग करता है, 2 साल के बाद 121 रुपए। ये ऑप्शन बेहतर है। हाइपोथेटिकली आपने एक इन्वेस्टमेंट सेम ही करेंगे ना, तीनों जगह नहीं दी हुई तो कोई बात नहीं, आपके तीनों जगह मैंने 100 लगाया था, तीसरी ऑप्शन में ये जनरल है दिस वन, ना कहीं समझ आए डिसीजन करना हो, आप एक हाइपोथेटिकल अमाउंट तीनों जगह इन्वेस्ट कर दें जिसका फ्यूचर ज्यादा। हाँ, अगर वो कहे आपको लोन लेना है, ये भी केयर करनी है, तो फिर आपने पहली ऑप्शन पे जाना है। क्यों? 100 रुपया लेंगे 2 साल के बाद आपको 17 रुपए लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरे में 19 रुपए, तीसरे में 121। तो ये भी केयर करनी है कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए वो आपसे पूछ रहा है, या आपसे वो कई दफा कह देता है कि आप लोन लेने जा रहे हैं, 3 बैंक हैं, किस बैंक से लोन लेंगे, तो फिर इसके रिवर्स। ये भी कुछ उसी किस्म का। विच ऑप्शन इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर 2 ईयर? 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 9% कंपाउंडेड एनुअली, 10% बट सिंपल इंटरेस्ट। ये आप इक्विवेलेंट रेट नहीं कर सकते, इफेक्टिव रेट नहीं कर सकते, वो तो कंपाउंड में होता है कि उनकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो और आपने उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 करनी हो। यहां तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, इंटरेस्ट है। एक बिजनेस कहता है जी मैं देता ही सिंपल इंटरेस्ट हूं, मुझसे आप ले ले, मेरी जगह इन्वेस्ट कर दें। बाकी कहते हैं देखें जी हम देते तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। अब हमें कंफ्यूजन है, अब दूसरी ऑप्शन ही इसमें यूज कर लें आप। लेट हंड्रेड्स इन्वेस्टर ने 3 ऑप्शन फॉर 2 ईयर, उसी तरह से ही ये फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की, लेकिन बिजनेस 3 की फ्यूचर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की। क्या था फार्मूला? फ्यूचर वैल्यू ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस RT। ये 2 साल, अगर 1 साल के लिए कहता तो 1 साल, ये फर्क पड़ना था। तो 120 रुपए, स्टिल इसी में फायदा है, स्टिल इसी ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में ही आपको एडवांटेज है। हाँ, पैसे थोड़े पिछले से कम बन रहे, उधर 121 बन रहे थे ना, उधर 121 रुपए मिल रहे थे आपको 2 सालों में, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट से जाता। सिंपल इंटरेस्ट से 2 सालों में गया है, भी मिले 120 है, लेकिन बाकियों से फिर भी ज्यादा है, तो दिस ऑप्शन बेटर फॉर इट। हाँ, तो दोनों जगह आप एक ही काम कर सकते थे। फाइंड इफेक्टिव रेट। हमने नॉमिनल रेट से तो इफेक्टिव रेट पढ़ा था, अब ये तो हैं ही सारे इफेक्टिव रेट, 12%, 20%, 18%, जो पहले इफेक्टिव है, ये का बताया हुआ ना। एक्चुअली वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप पैसे लगाते हो, 1 साल आपको 12% मिलता है, नेक्स्ट ईयर आपको 20% मिलता है, नेक्स्ट ईयर आपको 18% मिलता है, किस जगह आप इसका एक रेट बताएं, पर ईयर रेट क्या है। वो चूंकि हमें पता है ना कि 3 फिगर्स होती हैं, तो पर ईयर का मतलब वो एक फिगर बता दें, वो इसलिए मैंने वो ब्रैकेट में वो नहीं लिखता, मैंने जरा ऐसे ही एवरेज सा वर्ड लिख दिया है। अब क्या करें, नॉमिनल से तो इफेक्टिव में आए हुए हैं, लेकिन अगर हो ही इफेक्टिव
तो फिर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं ये करूंगा। आप करेंगे, फर्ज करें ये 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर 3 ईयर। अब चूंकि ये रेट तीनों डिफरेंट है, याद है ना फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट 1 प्लस I1 ओवर M1 इंटू N1, 1 प्लस I2 ओवर M2 इंटू N2, और अगर तीसरा भी आ जाए तो I3 ओवर M3 और N3। ये यूज किया हुआ मैंने। 1 प्लस पहला रेट कितना है 12%, 12% 0.12 एनुअली 1, कितने सालों का, ये 1 साल ही है ना, ये 1। फिर अगले साल एक ही है वो, लेकिन अगले साल रेट 20, और इस तरह। तो वो मैंने यूज कर लिया। इससे क्या आ गया, इससे आ गई फ्यूचर वैल्यू। इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये है कि इफेक्टिव रेट आपने पढ़ाया था ना, याद करें, फ्यूचर वैल्यू ओवर द प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 माइनस एन माइनस 1, ये आ गई फ्यूचर वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी 100, ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, और ये रह गया सिर्फ 1 ओवर आंसर आ गया 16.62। अच्छा, अब इसका शॉर्टर वर्जन, ज़ाहिर है कि एग्जाम में ये आप थोड़ा सा अपना टाइम भी सेव करना चाहेंगे, इसके लिए क्या है, क्या बचा, क्या है, ये क्या चीज है 1, ये वाले यही रहेगी ना सिर्फ तीनों। ये है 1 प्लस आर जो एक रेट ऑफ है, फिर R1 कह दें इसे, 1 प्लस R2 कह दें, और 1 प्लस R3 कह दें। क्या करना है, इसका प्रोडक्ट, याद है ये प्रोडक्ट की नोटेशन है, तो फिर ये फार्मूला बस बचता है, वही आंसर देखें आ गया। तो क्यों अपना टाइम इतना वेस्ट करना हमने, क्योंकि कैलकुलेटर पर हमने करना है और अपना टाइम हमने सेव करना है। तो डायरेक्टली ये वाला फार्मूला कब, जब तीनों ही इफेक्टिव दिए हुए हैं, और अभी हमें वो 3 साल का एक इफेक्टिव रेट हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल इज दैट कि वो जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं उनको आप इंक्रीजेस, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, -1 एंड देन मेक इट्स प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की है तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, और हम सिंपली उसको जो है वो कैलकुलेट करके एंड वी विल गेट द सेम आंसर। ठीक, हाँ, अगर आप याद करें कि नॉमिनल रेट फर्ज करें वो आपको ये कहता है, यानी कि ये ऐसा ही प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड effective rate if first year 8% compounded quarterly, during the second year 9% compounded semi-annually, during the third year 10% compounded weekly, bi-monthly, 2 महीने के बाद 6 आ जाएगा, bi-monthly। कहता इफेक्टिव रेट बताएं, इफेक्टिव रेट बताएं। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर ले जिस तरह से मैंने की थी। 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, 100 रुपया हो गया। पहला रेट है 1 प्लस 0.08 बाय कितना है, क्वार्टरली है ना, 4, और ये 1 साल के लिए है, 1 साल का रेट है ना। अगले साल रेट बदल गया, ये वही चीज मैं यूज कर रहा हूं ना, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं अब, 0.09 सेमी एनुअली, और ये भी रेट 1 साल में चला है, एंड 1 प्लस 0.10 बाई मंथली। महीने में कितनी दफा कैलकुलेशन होनी है, 6 दफा, बाई मंथली 2 माह के बाद 6। ये आपके पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू और होल पावर 1/3 -1,
ये फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त जो वो बनेगी एक्सप्रेशन, वो सिंपली नहीं है, बल्कि इसके साथ ये भी केयर करनी है हमें, इसलिए ये वाला नहीं आप यूज करेंगे, ये वाला, बल्कि इसकी जगह आप समझ लें कि ये वाली चीजें आएंगी साथ, ठीक है ना। ये किया हुआ हमने, आप जहां मैंने इफेक्टिव रेट करवाया था ना, वहां पर आप जाकर नोट करेंगे ना, तो ये चीज हमने वहां पर नोट की हुई है। ले जी, मेरी साइड से ये आखिरी में हल 1-2 स्लाइड शायद मैंने रात को बैठ के उसको ठीक किया था, तो ये आप कर लें। और एक आखिरी ऐसे और रह गया, ये मैं आपको कर दूंगा आखिरी में भी 2 स्लाइड या 3 स्लाइड थोड़ी डिफरेंट मिले आपको, उसमें मैंने डायरेक्टली एक फार्मूला तो यूज किया हुआ है, ये वाला दूसरा नहीं यूज किया हुआ। ये भी मैं सेंड कर दूंगा आपको, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, दोबारा मैं सेंड कर दूंगा। और ये भी नहीं मिलेगा आपको, सिंपल है, वो क्या है, यू आर गिवन द सम ऑफ एंटी ड्यू, एंटी ड्यू दिया हुआ है, ऑर्डिनरी एंटी पूछा हुआ है, बस ये क्वेश्चन है। याद करें, ऑर्डिनरी एन्युटी का जो सम था, ऑर्डिनरी एन्युटी का जो सम है, मैंने एस क्या हो गया, अब ठीक है, मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी का जो सम है उसको ओ लिख दिया ना, ओ लिख दिया, और ऑर्डिनरी एन्युटी का जो सम था वो ये था, ये ऑर्डिनरी एन्युटी का सम है। और अगर एन्युटी ड्यू का सम लेना हो, ये तो ऐसे लिखते हैं ना साथ, सारा ये सारा वैसे ही आता है, ये साथ वैसे ही आएगा, और एक फैक्टर उसमें जरूर एक्स्ट्रा आएगा, और वो ये वाला होगा, ये हो गया ड्यू का। अच्छा, मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाला फैक्टर साथ सारा ही आना है तो ये तो ऑर्डिनरी एन्युटी ही है, यस ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी को 1 + i/m से मल्टीप्लाई कर दें तो ड्यू बनती है, ठीक है ना। तो लग रहा है ऐसे था कि इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है ना, हमें वो कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, कुछ इस तरह की बातें, तो इसलिए कि ऑर्डिनरी एन्युटी को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्यू बनता है। वो बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये ड्यू था, दिया हुआ था ना, ड्यू दिया हुआ था, ऑर्डिनरी उसने पूछा था, और ये फैक्टर साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बनता है। हो सकता है वो ऑर्डिनरी भी दे दे और ड्यू पूछे, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ड्यू बना दे। तो किस तरह से ये दोनों, यानी कि एक छोटा सा फैक्टर साथ मल्टीप्लाई होता है तो ऑर्डिनरी ड्यू बन जाती, ड्यू ऑर्डिनरी बन जाती, तो वो आपको चलें जी, यहां तक तो आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी मैं रिकॉर्डिंग कयूम को अभी कह जाता हूं, वो अपलोड कर देगा, और फिर आप ना अपने क्वेश्चन जरा 2-4 दिन में इकट्ठे कर लें, जो भी आपने करना है, फिर कॉलेज से आप जरूर रब्ता कीजिएगा, उनको आप इन्फॉर्म करेंगे या कयूम साहब से या मैम से कि जी हमें कोई एक आध क्लास चाहिए जिसमें हम अपने क्यूरीज पूछना चाहेंगे, या हमें रेगुलर क्लासेस चाहिए जिसमें हम अपनी रिवीजन करना चाहेंगे। रिवीजन का बच्चों तभी फायदा ना कि आप एक दफा 10 दिन 15 दिन, चूंकि अभी आपके पास में 5 to 6 वीक्स हैं आपके एग्जाम के, इतने तो हैं, आप लाइक गेस कर लें कि हम जी 3 वीक या 4 वीक लगा के या 3 वीक लगा के या जितना भी 2 वीक लगा के जितना पढ़ेंगे उसके मतलब पूछ लेंगे, फिर 1 वीक लगाएंगे जितना पढ़ेंगे उसके मतलब पूछ लेंगे, या 1 वीक में हमें रेगुलरली 2 क्लासेस मिल जाएं। पिछली दफा तो मैंने तकरीबन मुझे 12 या 13 क्लासेस लगी थी, जिसके अंदर मैंने सारा उनका रिवाइज कैसे मैंने आपको बता दिया। एक प्रॉब्लम पे मैं स्ट्रिक्ट हूँगा, क्यों, सब फिर वही करेंगे, सब वही करेंगे, क्यों, इसलिए कि आप अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन 78 पूछा जा रहा है और वो ये वाला है। नोट्स आपने वही यूज करने हैं दाऊद शायद के, जो कि आपको कॉलेज ने किया है, वो इसलिए कि मेरे पास भी वही बुक है, आपके पास भी है। आप कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, मेरे पास पुरानी या नई बुक होती है तो दाऊद शायद की 2-3 किताबें हैं ना, इसी तरह
उसका 7 और है, आपका 7 और है, तो मुझे ढूंढना ही पड़ता है ये कहां पर है। तो इसलिए जो आपको प्रोवाइड की गई है कॉपी, वो ओल्ड पेपर्स की, दाऊद शाहिद की, सेम कॉपी मेरे पास है। आप पहले जी क्वेश्चन 7, मेरे पास भी वही 7, आपके पास भी, बल्कि सबके पास ही वही 7। तो फौरन ही हम वहां पर पहुंच के देख लेंगे कि ये क्या है। ठीक है जी। अब मुझे एक्चुअली यूनिवर्सिटी आज जाना था, इसलिए आपसे मैंने जल्दी क्लास की। रिकॉर्डिंग में करवा देता हूं अपलोड।